चलिए तो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन रहेगा पूरा। ये सिलेबस आज स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिलेबस नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्ट जो सिलेबस में लिखा होगा वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रह जाए ये वीडियो आपके लिए। लेकिन आप सिलेबस तभी पढ़ पाएंगे जब आप कुछ टर्म जानते रहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। तो वही बात है, चैप्टर तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आज इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन सबसे पहले आज हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही कुछ टर्म सीख लेते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये टर्म सीखने क्यों जरूरी है? ये सीखना जरूरी इसीलिए क्योंकि पूरा जो भी सिलेबस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते वक्त आपको ये टर्म यूज में आएंगे, इस्तेमाल होंगे, तो आपको ये सीखना जरूर चाहिए। तो इसीलिए पहला वीडियो इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके आया हूँ। चलिए देखिए, बहुत ही आसान रहेगा वीडियो, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से समझाया जाएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आपको। सबसे पहले बात देखते हैं कि ये देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा दिखता है। तो जस्ट इस टाइप से दिखता है, एक ब्रैकेट रहेगा जिसमें ये कुछ एलिमेंट रहेंगे और कुछ एलिमेंट बाहर में रहेंगे भी, नहीं भी रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ब्रैकेट जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान है, याद रखिएगा, ये ब्रैकेट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान है। आप कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे पहचानेंगे? तो ये ब्रैकेट से पहचानेंगे। ये ब्रैकेट रहेगा तो कह दीजिएगा डायरेक्ट कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसको हम लोग कहां पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता कैसा है कि एक ब्रैकेट रहेगा, उस ब्रैकेट के अंदर में कुछ एलिमेंट रहेंगे और कुछ बाहर भी रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात देखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म है, क्योंकि हम पढ़ने ही जा रहे हैं ना टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो क्या क्या टर्म है वो देख लीजिए। पहला देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज है, ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, या सीधा कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आपको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन इसमें दो नाम है इसका। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा। चलिए अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। तो ब्रैकेट के जस्ट साइड में जो रहेगा, लेफ्ट साइड में जो रहेगा सबसे पहले, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। मेटल इसीलिए कहा क्योंकि ये मेटल है, और मेटल है तो एटम है ना, तो इसीलिए मेटल एटम। और ये सेंटर में रहता है, बीच में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, उसके जस्ट बाद चाहे जितना हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, जहां भी हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। इसको छोड़ के बाकी बात जो बचा अंदर में, सेंट्रल मेटल एटम को, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CMA को छोड़ दीजिए, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए, तो बाकी बात जो अंदर में बचा उसको सीधे कहिएगा लिगेंड। अभी तो एक ही लिगेंड है यहाँ पे, ठीक है, अभी कितना लिगेंड है? एक ही लिगेंड है। तो याद रखिएगा, और भी हो सकते हैं लिगेंड की संख्या, एक से अधिक भी हो सकती है, एक भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी एक ही है लिगेंड, तो उसको आप लोग लिगेंड कहिएगा। मतलब सेंट्रल मेटल को छोड़िए, बाकी जो बचा उसको क्या कहिए? लिगेंड कहिए। चलिए उसके बाद इधर आते हैं, ब्रैकेट से बाहर, चाहे इधर हो या उधर हो, चाहे इधर हो या ब्रैकेट के इधर बाहर हो, तो उसको आप लोग कहिएगा काउंटर आयन। क्या कहिएगा? काउंटर आयन। ठीक है, या एक शब्द और है जिसको बोलने के लिए प्राइमरी वैलेंसी। तो आपकी जो इच्छा हो, प्राइमरी वैलेंसी इसको बोलना चाहेंगे, काउंटर आयन बोलना चाहेंगे तो बोल लीजिए, ज्यादा सुविधा रहेगा काउंटर आयन बोलिए। ठीक है, ये काउंटर आयन है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है कि इसमें क्या क्या टर्म इन्वॉल्व्ड है। तो आपने देखा सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है, और ये जो पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पूरा क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, या क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो बाहर रहेगा उसको क्या कहिएगा? काउंटर आयन। ठीक है, या आप कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंस। ये था टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस बात को नोट कर लीजिए। चलते आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम क्या समझेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। अभी आपने जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो रहेगा उसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? CMA क्या होता है? तो क्या होता है ना कि ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब क्या होता है? दूगो रहता है, जिस एटम पे दूगो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर, वही एक्सेप्ट करता है कौन? सेंट्रल मेटल। तो वही बात है, सच एटम, वैसा एटम विच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर मतलब जोड़ा, मतलब ऑफ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट करता है, एगो नहीं जोड़ा एक्सेप्ट करता है फ्रॉम लिगेंड से। ठीक है, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। मतलब वैसा एटम जो क्या करेगा?
लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, कहां से? लिगेंड से। इसको लिगेंड कहते हैं हम लोग, अभी जस्ट बताया है कि इसको लिगेंड कहते हैं। इससे क्या स्टेप एक्सेप्ट करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। इसलिए लिखा है सच एटम, वैसा एटम जो क्या करे? विच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट करता है, कहां से? फ्रॉम लिगेंड्स, फ्रॉम लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैसा एटम जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है उसको हम लोग लेविस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस एसिड। इसलिए मैंने एक लाइन लिख दिया है, सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज लेविस एसिड। मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो सेंट्रल मेटल है वो लेविस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। और लेविस एसिड की तरह व्यवहार करने का मतलब क्या होता है कि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। एक ट्रिक भी है, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। एल से लोन पेयर, ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड, समझे? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? लेविस एसिड भी कहेंगे। ठीक, मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेविस एसिड कहेंगे। ये कंसेप्ट होती है, आप लोग याद रखिएगा। लोन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाता है? लेविस एसिड कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो वही बात है कि सेंट्रल मेटल यहाँ पे जो है ना लेविस एसिड की तरह काम करता है। और देखिए ये जो सेंट्रल मेटल है वो एक्चुअली डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक के होने की वजह से इसमें डी ऑर्बिटल होता है, और डी ऑर्बिटल इसका खाली रहता है, और जो क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करता है। इसीलिए पूछा जाए आपसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने में कौन से ग्रुप का एलिमेंट भागीदार होता है, तो आपका जवाब होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्या होंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या देखेंगे, एक नया टर्म देख लेते हैं, वो क्या है? लिगेंड का। मैंने बता दिया है कि सेंट्रल मेटल के बाद में चाहे जितने भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो वो क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। तो वही बात कह दिया, सच एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये याद रखिएगा, ये कोई एक ही एटम यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। मतलब एक छोटा से लेकर, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से लेकर एक बड़ा प्रोटीन का साइज का भी लिगेंड हो सकता है। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं, सच एटम या ग्रुप ऑफ एटम। लिगेंड का काम जो है ना, जरूरी नहीं कि एक एटम या 2 एटम करे, बड़ा बड़ा मोलिक्यूल भी करता है। इसीलिए कह रहे हैं सच एटम या ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं। विच डोनेट्स, वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं क्या? इट्स लोन पेयर, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड लिगेंड। मतलब क्या, ये जो लिगेंड होते हैं इसका काम क्या है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? तो ये अपना लोन पेयर देता है, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, किसको देता है? सेंट्रल मेटल एटम को देता है, जिससे इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसे होता है, तो लोन पेयर देने की वजह से होता है। ये जो लिगेंड है ये अपना लोन पेयर किसको देता है? सेंट्रल मेटल एटम को देता है, और उसके बीच में बॉन्डिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉन्डिंग हो जाता है। और जब जो भी बॉन्ड लोन पेयर दे के बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखिएगा, जो भी बॉन्ड लोन पेयर दे के बने उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम रखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम रखते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हालांकि इसके दो नाम और हैं, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बोलिए या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलिए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए, इसका 2 और नाम है। चलिए, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नाम क्यों पड़ा? इसका रीजन है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। किसके बीच में? तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, वही बात लिखा है, सच एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
टू सेंट्रल मेटल एटम, जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, वही कहलाएगा लिगेंड। और जो लोन पेयर देता है उसको हम लोग कहते हैं लेविस बेस। लोन पेयर डोनर मतलब जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग कहते हैं लेविस बेस। इसीलिए कहा यहाँ पे कि इसमें जो लिगेंड है उस किस तरह का काम कर रहा है, तो लिगेंड्स एक्ट एज लेविस बेस। इसमें जो है लिगेंड किस तरह का काम कर रहा है, तो वो लोन पेयर देने का काम कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे लेविस लिगेंड एक्ट्स एज लेविस बेस की तरह, मतलब लेविस बेस की तरह लिगेंड काम कर रहा है इसमें, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ही हम लोग कहते हैं लेविस एसिड, ठीक है। तो लिगेंड को आप लेविस बेस भी कह सकते हैं, सॉरी लेविस बेस भी कह सकते हैं। बात समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि ये क्या करता है। इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, ठीक है। लिगेंड डोनेट्स लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड between ligand and central metal atom CMA, ठीक है। CMA मतलब लिगेंड जो अपना लोन पेयर देता है, क्यों देता है, लिगेंड्स डोनेट्स लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब कि लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन सॉरी क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। मतलब लिगेंड डोनेट करता है लोन पेयर क्या करने के लिए, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड सीएमओ। मतलब क्या, ये जो अपना लोन पेयर देगा इसको, ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। मतलब ये इससे अब जुड़ गया, मतलब सेंट्रल मेटल और लिगेंड आपस में जुड़ गया, तो किस बॉन्ड से जुड़ा, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, जो जब लोन पेयर दे के बॉन्ड बने ना, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए बात कहा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख लीजिए, ज्यादा उचित रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। बस समझे। तो मतलब लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है, जिसके वजह से ही इसका नाम पड़ता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ लिगेंड देख लेते हैं। अभी आपने देखा लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर देता है उसी को हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो टाइप ऑफ लिगेंड देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज की उपस्थिति के कारण जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन है, टाइप है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड होगा, उसके बाद निगेटिवली चार्ज होगा जिसपे निगेटिव चार्ज रहेगा, और एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर नहीं रहेगा तो लिगेंड कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। तो कम से कम उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे। जैसे कि अमोनिया, वाटर, नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल, नाइट्राइटो, ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड में आता है। न्यूट्रल लिगेंड है तो आपको इसका जो भी एग्जाम्पल है वो डेफिनेटली याद रहना चाहिए, नहीं करेंगे तो पछताएंगे बिल्कुल। तो याद रखिएगा, अमोनिया, वाटर, नाइट्रोसाइल और कार्बोनिल या नाइट्राइटो, ये जो है वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हम दिखा रहे हैं जिसका नाम है इथिलीन डायमीन। याद नहीं करना है, याद रखना है। दुगो इथिलीन का मतलब होता है दुगो कार्बन, इथिन का मतलब होता है दुगो कार्बन, और से CH2 और अमीन, डायमीन का मतलब होता है दुगो अमीन। दोनों अमीन जोड़ देना है दोनों साइड से, इसका क्या नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमीन, ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं। समझ में आया क्या? ये था आपका न्यूट्रल लिगेंड। क्या था? न्यूट्रल लिगेंड। चलिए अब देखते हैं हम निगेटिवली चार्ज लिगेंड को। वो क्या है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइडो, इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, ठीक है। OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इस पे निगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसके पास इसको क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज लिगेंड। हालांकि इसके पास भी लोन पेयर होगा, लोन पेयर नहीं होगा तो चार्ज कोई भी रहो लिगेंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसके पास लोन पेयर होगा, इसीलिए क्या है, लिगेंड है। आगे देखिए, एक है ऑक्सिलेट आयन, ये भी आपका निगेटिवली चार्ज लिगेंड में आता है। ऑक्सिलेट आयन क्या होता है,
तो ये ऑक्जेलिक एसिड से आया है। ऑक्जेलिक एसिड ऐसा होता है, देखिए CO उधर OH इधर OH, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। दोनों का H निकाल दीजिए तो ये ऑक्जेलिक एसिड से आप हो जाएगा ऑक्जिलेट। क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेट, इसीलिए इसका नाम है ऑक्जिलेट आयन। और ये भी एक लिगेंड की तरह काम करता है। इसके पास भी लोन पेयर है जिसकी वजह से ये लिगेंड है, ठीक है। इसको हम चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज लिगेंड कहते हैं, ठीक है। आपको इसका भी नाम याद होना चाहिए। एक और देखिए, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल EDTA, ठीक है, ये भी आपका क्या है? एक प्रकार का निगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है। इसमें क्या खासियत है? इसमें 4 माइनस चार्ज है। जिस तरह से इसमें 2 माइनस चार्ज था, इस समय 1 था, इसमें 4 निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका नाम क्या है? EDTA। शॉर्ट फॉर्म में यही लिखना है आपको। लिगेंड में जब लिखेंगे, लिगेंड के रूप में जैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये लिखना है FeCN6, ठीक है, और K4 K3, तो यहाँ पे जो लिगेंड लिखेंगे तो लिगेंड के रूप में यही लिखा रहेगा EDTA। जैसे कि आपको इस अगर ये लिखा रहेगा तो EN लिखल रहेगा। ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं डाल सकता क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज क्या है? बहुत बड़ा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको ये भी लिखेगा ऑक्जिलेट आयन तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिखेगा, क्या लिखेगा? ये वाला, ठीक है, ना कि ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल उसमें घुसाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये लिखेगा। उसी तरह से इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में EDTA लिखेगा। अब आपको हम ये देख लिए कि EDTA जो है एक प्रकार का लिगेंड ही है। अब इसका नामकरण देख लेते हैं, इसका नाम कैसे EDTA पड़ गया। वो देखिए कि इतना जो है ना, इतना C2 इस दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं इथिलीन। क्या कहते हैं? इथिलीन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो अमीन ग्रुप है, ये NN जो है अमीन ग्रुप है, और इसकी संख्या कितनी है? 2 है, जिसके वजह से इसको हम कहेंगे डायमीन, ठीक है। E का मतलब इथिलीन, D का मतलब डायमीन। और उसके बाद देखिए इसको ऑक्जिलेट कहते हैं, सॉरी एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। तो ये जो एसीटेट है इसकी संख्या कितनी है? 4 है, तो हम कहेंगे टेट्रा एसीटेट। क्या कहेंगे? टेट्रा एसीटेट। तो मतलब क्या हो गया? टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। समझ में है क्या? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। और जब भी आप लिगेंड के रूप में इस मॉलिक्यूल को लिखेंगे, इस लिगेंड को लिगेंड के रूप में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मतलब क्या? K3FeCN। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ये लिखना है तो आप ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? इतना सा बक्सा जो है EDTA लिख देंगे, समझे? तो इससे लोग समझ जाएगा आप ये मॉलिक्यूल लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से मैंने ये भी बता दिया है कि अगर आपको ये ऑक्जिलेट आयन लिखना हो तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल हम नहीं उसमें घुसाने जाएंगे। हम क्या करेंगे? C2O4 लिखेंगे। चार्ज भी नहीं दिखाना आपको, चार्ज भी नहीं दिखाना, क्योंकि आगे वाला बंदा खुद समझ जाएगा या आप भी खुद समझ जाएंगे कि इसमें 2 माइनस होगा, क्योंकि ये ऑक्जिलेट आयन है। C2O4 को क्या कहेंगे? ऑक्जिलेट कहेंगे। ऑक्जिलेट पे कितना माइनस चार्ज आता है? तो 2 माइनस चार्ज आता है। इसी तरह से कहीं पे अगर EDTA लिखा है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि वहां पे क्या है? 4 माइनस है। कितना माइनस है? 4 माइनस है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है और ये काम आएगा, मैं बता रहा हूं आगे में। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में ये बहुत हेल्प करेगा ये सब चीज, इसलिए याद रखिएगा। न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन है ये आपको याद होना चाहिए। निगेटिवली चार्ज लिगेंड कौन कौन है ये बिल्कुल याद होना चाहिए। और पॉजिटिवली चार्ज पे बात कर लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? तो NO+, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोनियम। सोनियम, नाइट्रोसोनियम है। क्या है? नाइट्रोसोनियम है। ये नाइट्रोनियम है। क्या है? नाइट्रोनियम, ठीक है। इस पे NO2+ है और यहाँ पे क्या है? NO+ है। ये सोनियम है, सोनियम है, मतलब नाइट्रोसोनियम है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज की संख्या बहुत कम है। इसका कारण क्या है कि देखिए, पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन पेयर देने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो कम हो जाता है। और जब प्रवृत्ति ही हो जाएगा कम तो उसकी संख्या हो जाएगी कम। तो ऐसा बहुत सारा कमी, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की संख्या जो है मार्केट में बहुत कम है। समझ आएगा क्यों कम है? तो इसका कारण है कि ये पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन पेयर देने का टेंडेंसी घट जाता है, प्रवृत्ति घट जाता है, जिसके वजह से उसकी संख्या क्या है? बहुत ही कम है। चलिए आगे देखिए, मतलब क्या? लिगेंड तो वही कहलाएगा ना जो लोन पेयर देगा। जिसके पास लोन पेयर देने का क्षमता ही नहीं है, जो लोन पेयर दे ही नहीं सकता, उसको आप लिगेंड कहिएगा? नहीं कहिएगा ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने से लोन पेयर देने का जो क्षमता है घट जाता है, इसी वजह से इसका नंबर क्या है? बहुत ही कम है। आप समझ चुके होंगे बात हमारी। चलिए, तो आपने ये सब समझा। अब एक बात हम छोटा सा बताना चाहते हैं। जिस तरह से इसका ऑक्जिलेट आयन जो है ना, इसका नाम कैसे आया आप देख लीजिए कि ऑक्जिलिक एसिड से इसका नाम ड्राइव किया गया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इथिलीन जो नाम आया है, इथिलीन शब्द आया है, वो कैसे आया है वो देखिए। जब C2H6 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। इसको इथेन कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जब C2H5 हो जाए तो उसको हम लोग इथाइल कहते हैं।
इथाइल कहते हैं। और जब C2H4 हो जाता है तो इसको हम लोग इथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथिलीन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इथिलीन। इथिलीन क्या है? जब C2 मतलब C2H4 रहेगा, C2H4 रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाता है? इथिलीन हो जाता है। क्या हो जाता है? इथिलीन हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं तो इस बात को जरूर याद रखिए कि कोई भी चीज का नाम कैसे आता है। तो इसका जो CH2 मतलब कि कितना हो गया? C2H4 हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? इथिलीन हो गया। और ये जो ग्रुप है इसको अमीन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीन ग्रुप कहते हैं, इसलिए डायमीन हो गया। और ये न्यूट्रल लिगेंड के श्रेणी में आता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, हमने निगेटिवली चार्ज में दिखा दिया, क्लोरो, फ्लोरो, साइनाइडो, हाइड्रोक्सी बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी ठीक ग्रुप है। और ये ऑक्सिलेट आयन है। ठीक है, इसमें ये भी निगेटिवली चार्ज की श्रेणी में आएगा, जिसका नाम क्या है? EDTA है। क्या नाम है? EDTA। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा कि EDTA पे कितना प्लस कितना माइनस चार्ज रहता है? तो 4। इस पे कितना रहता है? तो 2 माइनस रहता है। ठीक है, ये भी देख लिया। चलिए अब हम ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग डोनर साइट के बेसिस पे, मतलब कितना लोन पेयर दे सकता है, लोन पेयर देने वाला एटम की संख्या कितनी है, उस आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे। बस आगे देखिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग टाइप ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम की प्रेजेंस में जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया गया है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड है, या आप लोग बोल सकते हैं इसको यूनिडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हो। यूनिडेंटेड लिगेंड और मोनोडेंटेड का मतलब सिर्फ एक है। एक मोनो का मतलब भी एक होता है और यूनि का मतलब भी एक होता है। तो उसी को हम देखेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे लिगेंड होता है। इट हैज ओनली वन डोनर एटम। इसके पास जो है ना सिर्फ एक डोनर एटम होता है। डोनर एटम की संख्या इसके पास क्या होगी? एक होगी। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड, या क्या कह सकते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड कह सकते हैं। जैसे देखिए NO में ये नाइट्रोजन एटम जो है सिर्फ और सिर्फ डोनर एटम है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप डोनर एटम। ठीक है, ठीक है, ये क्या डोनेट करता है? तो आप जानते हैं लोन पेयर डिनोट करता है, डोनेट करता है, इसलिए तो ये है लिगेंड। लिगेंड लोन पेयर देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो लोन पेयर ही देगा और क्या दे सकता है? समझ रहा है? चलिए NO जो है ये क्या है? डोनर एटम है। इसमें मतलब NO में NO है डोनर एटम, कार्बोनिल में O है डोनर एटम, NH3 अमोनिया में N है डोनर एटम, OH में O है डोनर एटम, एक ही है। ठीक है, H2O में भी O है, और Cl बेचारा अकेला तो अकेले ही देगा ना, फ्लोरीन बेचारा भी अकेला तो अकेला ही देगा ना। तो इसमें भी डोनर एटम वही है। अब CN की बात करते हैं, साइनाइड की बात करते हैं, इसमें 1 माइनस होता है। ठीक है, तो साइनाइड की बात करते हैं, इसमें कौन देता है? तो इसमें नाइट्रोजन देता है। साइनाइड में कौन देता है? नाइट्रोजन देता है। अब देखते हैं NO2 और NO2, इसको हम लोग नाइट्राइटो तो कहते हैं, लेकिन इसकी खासियत एक बात क्या है, इसमें दोनों आइटम देने का गुण रखता है। O भी दे सकता है और N भी दे सकता है। तो एक बार अगर N दे रहा है तो इसको कहेंगे नाइट्राइटो N। ठीक है, अगर इसमें O दे रहा है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O। क्या दे रहा है? तो लोन पेयर दे रहा है भाई। लोन पेयर देगा तो क्या कहेंगे उसको? नाइट्राइटो। अगर ऑक्सीजन देगा तो नाइट्राइटो O, और अगर नाइट्रोजन देगा तो नाइट्राइटो N। ठीक है, तो ये था आपका मोनोडेंटेड लिगेंड। और भी होते हैं, बाइडेंटेड भी लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड या कोई डाइडेंटेड भी लिगेंड कहते हैं। तो आगे देखते हैं बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, चलिए देखते रहिए। चलिए अब देख लेते हैं बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है? जिसके पास 2 डोनर एटम हो। बाइडेंटेड भी बोल सकते हैं आप लोग, बहुत आदमी डाइडेंटेड भी बोलते हैं, बहुत सारे बुक भी लिखते हैं। चलिए उसके बाद हम समझते हैं कि इसमें कितने होने चाहिए? 2 डोनर एटम होने चाहिए। एक आपका देखिए ऑक्सिलेट आयन देखा, अभी जस्ट इसको आपने चार्ज वाले में एग्जाम्पल में पढ़ा था, जस्ट अब इसको देख लीजिए कि ऑक्सिलेट आयन में 2 डोनर एटम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? डाइडेंटेड लिगेंड हो जाएंगे, और इसका नाम क्या हो? ऑक्सिलेट आयन हो जाएगा। और लिगेंड के रूप में इसको C2O4 लिखेंगे। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डाइप्रीडिनाइल है, बाइप्रीडिनाइल होता है, मतलब 2 प्रीडीन मॉलिक्यूल है। ये प्रीडीन है, ये प्रीडीन है, तो इसको हम लोग बाइप्रीडिनाइल कहते हैं। ठीक है, ये भी लिगेंड के तरह में काम आता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइप्रीडिनाइल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, प्रीडिनाइल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिगेंड में हम लोग देखेंगे। और ये इथिलीन डायमीन, ये भी एग्जांपल में आपने देखा, ये बस आपके लिए नया था, और ये भी आपने एग्जांपल में दिखा है। इथिलीन डायमीन कहते हैं। इथिलीन डायमीन क्यों कहते हैं? देखिए इतना को हम लोग इथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इतने को हम लोग क्या कहते हैं? इथिलीन कहते हैं। ठीक है,
और ये दो को क्या है, अमीन है, तो ये क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमीन हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये अमीन ये और ये अमीन दूगो है, इसको क्या कहेंगे, डाई, और अमीन है तो डाई अमीन, और इसका नाम क्या है, इथिलीन नाम है। ठीक है, बात समझ में आया क्या? तो इथिलीन नाम होने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमीन। और याद रखिएगा लिगेंड के रूप में लिखा रहेगा तो EN ही लिखा रहेगा, क्या लगेगा, EN ही लिखा होगा, तो आपको समझ जाइएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, EN का मतलब क्या होगा, इथिलीन डायमीन। ओके, तो ये था आपका बाइडेंटेड लिगेंड। इसके पास दो डोनर एटम होते हैं, बस आपको याद रखना है कौन बाइडेंटेड है, कौन मोनोडेंटेड है, कौन पॉलीडेंटेड है। आने वाला जो एग्जांपल है वो पॉलीडेंटेड का होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मदद करेगा, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में, तो ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, और भी बहुत जगह पे, ठीक है, आइसोमेरिज्म सब पढ़ेंगे तो वहां पे भी काम आएगा। तो पहले आप लोग इस चीज को याद जरूर रखें, कौन सा डाइडेंटेड है। डेंटेड का मतलब समझते हैं क्या, वो कितना देता है। ठीक है, डेंटेड है ना, बाइडेंटेड, डेंटेड मतलब जितना दिया उसको उतना डेंटेड कहेंगे। तो एक को दिया तो मोनोडेंटेड, दो को दे रहे तो बाइडेंटेड, और पॉलीडेंटेड का मतलब जो दो से अधिक देगा उसको क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेड। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, आप पॉलीडेंटेड पढ़ते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग देख लेते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या बात है कि इट हैज 3 और मोर डोनर एटम। इसके पास जो है 3 या 3 से अधिक डोनर एटम होगा तो उसको आप लोग पॉलीडेंटेड कह देंगे। आपने सीखा मोनोडेंटेड में एक ही होगा डोनर एटम, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड में 2 होंगे, और जब पॉलीडेंटेड की बात होगी तो 3 और 3 से अधिक होंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं EDTA का। आपने इससे पहले भी चार्ज वाला में देखा कि चार्ज 4- चार्ज होते हैं इस पे, समझे क्या? अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने डोनर एटम होते हैं। देखिए EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये एक प्रकार का हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। हेक्साडेंटेड का मतलब क्या है, एक बार में छो को देगा, एक बार में कितना देगा, 6 को दे देगा। 6 को क्या देगा, लोन पेयर देगा। भाई लिगेंड का काम ही है लोन पेयर देना, तो ये क्या देगा, लोन पेयर देगा है, ये 6 को देगा, मतलब इथिलीन EDTA 6 को देगा। वाह भाई हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, तुम 6 को एक बार में देता है, और सब 1-2 देता है, ये 6 को एक ही बार में देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड। बहुत ही कमाल का लिगेंड है, एक बार में कितना डालेगा, 6 को देता है। किसको देगा भाई, सेंट्रल मेटल एटम को देगा, वही तो लेने का काम करता है। सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर लेने का काम करता है और लिगेंड लोन पेयर देने का काम करता है। तो ये जो EDTA है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये 6 को देता है एक बार में। ठीक है, चलिए इसका मैंने इसका पूरा नाम भी लिख दिया है, जैसे कि देखिए E से इथिलीन, D से डायमीन, T से टेट्रा, A से एसीटेट। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आप जरूर बोलिएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इथिलीन, इतने को बोलते हैं, इतने को इथिलीन बोलते हैं, और अमीन का काम ये NN जो है ये अमीन का काम करता है, और इसकी संख्या 2 है इसलिए कहेंगे डायमीन। और टेट्रा एसीटेट का मतलब क्या है, ये एक एसीटेट है, ये भी एक एसीटेट ग्रुप है, ये भी एसीटेट, ये भी संख्या कितनी हुई, 4 हो गई, इसलिए कहेंगे 4 को कहते हैं टेट्रा। 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए EDTA कैसा लिगेंड है, तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, एक बार में 6 को देता है। बहुत भैया बहुत, ऐसे जारी रखो, ऐसे देते रहना। ठीक है, इस कितना देगा, 6 को देता है एक बार में। ठीक है, और ये जो है EDTA, इसका पूरा नाम देख लिया, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है। ठीक है, इसमें 4 एसीटेट ग्रुप होते हैं और इस पे 4- ग्रुप रहता है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आपको यही मदद करेगा कि किस पे कितना चार्ज रहता है, ये बच्चे याद करते हैं, आपको भी याद करके रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखेंगे तो कैसे याद होगा, है मतलब याद रखेंगे तभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना। तो चलिए दोस्त, आपने ये सब समझ लिया है पॉलीडेंटेड लिगेंड तक, और आज की क्लास बस हम यही रखेंगे। गाना सुनिएगा, बगल में गाना बज रहा है जिसकी वजह से बहुत सी डिस्टर्बेंस होता है। तो हम आगे की जो लेक्चर हैं हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे, बस अपना प्यार बना के रखें, हमसे जुड़े रहिए, हम हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, और ऐसे ही हम जो भी होता है कर दीजिए ताकि आपको हेल्प मिले। इन फ्यूचर मैं आपको बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा, और कंसेप्ट U लेवल का होगा, याद रखिएगा। U लेवल का मतलब ये अच्छे खासे भी नहीं दे पाएंगे आपको। ठीक है, तो वही बात है, कंसेप्ट जानदार होगा, तो जानदार कंसेप्ट लेने के लिए तैयार हो जाइए। और रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक लगे रहिए, जुड़े रहिए।